हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपनी सेकेंड पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। क्या नाम है बच्चों अपनी सेकेंड पोएम का? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो बच्चों, पहले हमें ये जानना है कि एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है। एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल होता है उसको हम एलिमेंट्री स्कूल भी कहते हैं। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। अब यहाँ पर बच्चों एक वर्ड स्लम आया है। स्लम का अर्थ होता है पिछड़ा इलाका, पिछड़ा क्षेत्र। बैकवर्ड एरिया, स्लम मीन्स बैकवर्ड एरिया। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम का अर्थ हुआ पिछड़े इलाके में प्राइमरी स्कूल का एक क्लासरूम। बच्चों, ये जो पोएम है इसको स्टीफन स्पेंडर ने कंपोज किया है। इसकी रचना स्टीफन स्पेंडर ने की है। और ये जो पोएम है ये जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं सोसाइटी की, समाज की, उनका चित्रण करती है। द पोएम written by Stephen Spender describes the social inequalities which are prevailing in society. In the poem, the poet describes the condition of the students of an elementary school, of a primary school, which is situated in a slum area, in a backward area. तो आइए बच्चों, अब शुरू करते हैं इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा। बच्चों, पहला स्टैंजा देखिए। पहले स्टैंजा की दो पंक्तियां, मैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहले स्टैंजा की जो दो पंक्तियां हैं शुरू की, उनको देखिए। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far far from gusty waves these children's faces far far away. The poet has used repetition in the line far far away. The poet has used repetition to lay stress on the distance that is very far away from the normal life. Far far away पंक्ति में फार फार अवे जो पोएट ने दोहराया है, जो पुनरावृत्ति की है, ये जोर देने के लिए उसने पुनरावृत्ति की है। उसने कहा है फार फार अवे, और ऐसा इसलिए कहा है, ये पुनरावृत्ति पोएट ने इसलिए की है कि वह जो दूरी है उस पर बल देने के लिए,
माने नॉर्मल लाइफ जो होता है, जो उत्साह से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ जो जीवन होता है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई होती है, जो ऊर्जावान होते हैं, जिनका जीवन उत्साह से भरा हुआ होता है, तो उनकी जिंदगी और ये जो बच्चे यहाँ प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, जो बैकवर्ड एरिया में बना हुआ है एलिमेंट्री स्कूल, जिसमें वे बच्चे पढ़ रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनका जीवन गरीबी से ग्रसित है। तो ऊर्जावान बच्चों और ये जो बच्चे हैं स्लम एरिया के प्राइमरी स्कूल में के क्लासरूम में जो बैठे हुए हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, तो पोएट कहते हैं कि बहुत लंबी दूरी है। माने ये ऐसे बच्चे हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, माने इन बच्चों के जो चेहरे हैं, वे ऐसे बच्चे जो ऊर्जावान बच्चे होते हैं, जो उत्साहित बच्चे होते हैं, उनके जो चेहरे होते हैं उनसे कहीं दूर हैं। माने इन बच्चों के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं है, ये कांतहीन है, ऊर्जाहीन चेहरे हैं इन बच्चों के। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। पैलर का मतलब है उनका जो, इन बच्चों के जो चेहरे हैं वे पीलिमा से युक्त हैं। माने वो कुपोषण के शिकार हुए हैं, जिससे वे स्वस्थ नहीं हैं, और स्वस्थ न होने के कारण उनके चेहरे पर लालिमा नहीं है बल्कि पीलिमा है। पैलर मतलब पीलिमा से युक्त चेहरे हैं। और उनके बाल, देयर हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, माने उनके जो पीलिमा से युक्त, पीलिमा लिए हुए जो चेहरे हैं, उनके चारों ओर उनके बालों की लटें बिखरी हुई हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, और ये जो बच्चे हैं, ये जैसे रूटलेस वीड्स होते हैं। रूटलेस वीड्स का अर्थ है बच्चों कि वे पौधे, वीड्स कहते हैं प्लांट्स को, तो वे पौधे, वे प्लांट्स जो कि फसल के बीच में उगाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती है, और उनको काट दिया जाता है क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं होती है फसल के बीच में, तो उनको, उनकी जड़ें काट दी जाती हैं, उनको पोषण फिर जड़ से, पृथ्वी से नहीं मिल पाता है। तो ये ऐसे बच्चे हैं, तो ये रूटलेस वीड्स की तरह हैं, माने समाज से इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये ऐसे बच्चे हैं। These children are unwanted by the society. इन बच्चों को समाज में कोई नहीं चाहता है, कोई उनको सपोर्ट नहीं देना चाहता, कोई उनका भला नहीं करना चाहता। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति देखिए, द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। क्लासरूम में एक टाल गर्ल, जो लंबे कद वाली लड़की है, वो ऐसे ढंग से बैठी हुई है कि उसका जो हेड है, उसका जो सिर है, वो वेड डाउन माने झुका हुआ है, नीचे को सिर झुकाए हुए बैठी हुई है। लंबी सी लड़की,
लंबे कद वाली बालिका जो है वह सिर झुकाए हुए बैठी हुई है। और सिर झुकाए हुए क्यों बैठी है वो? क्योंकि वो गरीबी के बोझ से दबी हुई है। वो बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, उसके पास पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और पावर्टी माने गरीबी के बोझ के कारण उसका सिर नीचे को झुका हुआ है। The head of the tall girl is hanging low because of being poor. गरीब होने के कारण उस लंबे कद वाली बालिका का जो सिर है वो नीचे को झुका हुआ है। The tall girl who is sitting there is depressed due to the burden of poverty and keeps her head down. लंबे कद वाली बालिका जो बैठी हुई है वह डिप्रेस्ड है। और किस वजह से डिप्रेस्ड है, हतोत्साहित है? ड्यू टू द बर्डन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बोझे की वजह से, गरीबी की बोझ की वजह से। और इसीलिए शी कीप्स हर हेड डाउन, वह अपना बेचारी सिर नीचा करके बैठी हुई है। अब चौथी पंक्ति देखिए। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज। द पेपर सीमिंग बॉय का अर्थ बच्चों क्या है यहाँ पर? द पेपर सीमिंग बॉय, आप जानते हैं कि पेपर जो होता है वो बहुत पतला होता है। वो क्लास में एक ऐसा लड़का है बैठा हुआ है, उस क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो कि जैसे जितना पतला पेपर होता है इस तरीके से वो दुबला पतला है। तो द पेपर सीमिंग बॉय का मतलब ये है बच्चों कि एक दुबला पतला बालक जो क्लास में बैठा हुआ है और जिसकी आंखें कैसी हैं? विद रैट्स आईज, चूहे की आंखों जैसा वो उसकी आंखें हैं। वो बालक ऐसा है जिसकी आंखें कैसी हैं? चूहे जैसी हैं। अब चूहे जैसी आंखों से क्या मतलब है बच्चों? रैट्स आईज सजेस्ट आईज सर्चिंग फॉर फूड। चूहे के नेत्र, चूहे जैसी आंखें ये बताती हैं कि उस बालक की ऐसी आंखें हैं जो भोजन की तलाश में है। भाई चूहे की आंखें जो होती हैं वो बड़ी चंचल होती हैं और वो भोजन की तलाश ही करती रहती हैं हर समय। तो ऐसे ही उस बच्चे की आंखें हैं। जो कवि हैं, पोएट जो हैं, वो तुलना करते हैं उस लड़के की आंखों की। किससे तुलना करते हैं? उन आंखों से जो चूहों की होती है, माने चूहों के नेत्रों से, चूहों की आंखों से उस बच्चे की आंखों की तुलना करते हैं। The poet compares the boy's eyes with that of a rat because the undernourished boy looks around as if searching for food. क्योंकि वह बालक अपने इर्द गिर्द चारों तरफ अपनी आंखों से देखता है मानो कि वो भोजन की तलाश में हो, कुछ खाने की चीज को ढूंढ रहा हो। द स्टंटेड, आगे देखिए। द स्टंटेड अनलकी एयर, HEIR, एयर, एयर माने होता है बच्चों उत्तराधिकारी, सक्सेसर। उत्तराधिकारी का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी मतलब ऐसा, मतलब पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति का जो पिता की संपत्ति होती है उसका जो उत्तराधिकारी, जो आगे अधिकार उसकी संपत्ति पर जिस व्यक्ति का होता है वो उसका उत्तराधिकारी कहलाता है। तो पिता की पुत्र जो है वो पिता का उत्तराधिकारी होता है। तो ऐसे ही द
द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। स्टंटेड का अर्थ है बच्चों अंडर डेवलप्ड, माने अविकसित। अनलकी एयर माने दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी, माने वो जो पेपर सीमिंग बॉय है, जो दुबला पतला लड़का है, वह एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। उसकी जो बोन्स हैं वो ट्विस्टेड हैं, ट्विस्टेड बोन्स माने ऐंठी हुई हड्डियां। ट्विस्टेड बोन्स एक प्रकार से ये कह सकते हो कि उसको बोन्स की बीमारी है, माने रिकेट्स की बीमारी है, हड्डियों की बीमारी उसको विरासत में मिली है अपने पिता से। रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ल्ड डिजीज, वह जो बालक है उस अभागे लड़के के पिता को अभागे लड़के को पिता की मुड़ी हुई हड्डियां विरासत में मिली हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ल्ड डिजीज, वह नार्ल्ड का मतलब है गठीली, गठिया की बीमारी होती है एक, उससे संबंध है इसका, इस शब्द का। तो नार्ल्ड डिजीज बने गठिया की बीमारी जो उसको मिली है, मुड़ी हुई हड्डियों की जो बीमारी, वो उसको विरासत में मिली है। अपने पिता की गठिया की बीमारी वाला डेस्क पर बैठा हुआ बालक, वह अपने पिताजी की बीमारी को बता रहा है, अपने पिता की बीमारी का पाठ सुना रहा है। रिसाइटिंग मैंने दोहरा रहा है ए फादर्स नार्ल्ड डिजीज। तो बच्चों, हिज ग्रोथ इज ब्लॉक्ड एंड द बॉडी अपीयर्स स्टंटेड, दैट मीन्स अंडर डेवलप्ड। उसकी जो ग्रोथ है वह रुक गई है और उसकी जो बॉडी है वो कैसी दिखती है? स्टंटेड दिखती है, जिसका मतलब क्या होता है? अविकसित, अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड एक प्रकार से उसकी बॉडी दिखती है। ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी का विकास नहीं हुआ है। ही इज एन अनफॉर्चुनेट सक्सेसर, वो एक प्रकार से कहा जाए तो अपने पिता का दुर्भाग्यशाली सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है। हु हैज इनहेरिटेड द ट्विस्टेड बोन्स ऑफ हिज फादर, जिसने अपने पिता से विरासत में ट्विस्टेड बोन्स माने रिकेट्स वाली बीमारी प्राप्त की है। इनहेरिटेड मतलब हैज इनहेरिटेड माने प्राप्त किया है। एक्चुअली ही इज नॉट रिसाइटिंग ए लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वास्तव में वो अपनी डेस्क से, जहां वो बैठा हुआ है वहां से वो पाठ नहीं रिसाइट कर रहा है, पाठ नहीं पढ़ रहा है, पाठ नहीं दोहरा रहा है, बल्कि वो क्या दोहरा रहा है, क्या बोल रहा है? ही इज इनुमरेटिंग द डिजीज, वह उस बीमारी का वर्णन कर रहा है, इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, जिसे अपने पिता से उसको मिली है, जिसको उसने अपने पिता से विरासत में प्राप्त किया है। आगे देखिए, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। डिम का अर्थ है बच्चों विद फेंट लाइट, माने मंद प्रकाश वाला, माने वो जो क्लासरूम है उसमें, क्लासरूम जो है उसमें प्रकाश ठीक से नहीं है,
तो वो बच्चा, एक बच्चा ऐसा है जो कहां बैठा हुआ है, पीछे बैठा हुआ है कोने में, एट बैक ऑफ द डिम, धुंधले प्रकाश में, क्लास में, क्लासरूम में कोने में धुंधले प्रकाश में जहां वो बैठा हुआ है वहां पर उचित प्रकाश नहीं है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बालक जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, अननोटेड माने किसी का ध्यान नहीं है, प्यारा सा छोटा बच्चा है, कक्षा में पीछे बैठा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, अननोटेड स्वीट एंड यंग। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, वह, उसकी आंखों में एक प्रकार से एक स्वप्न है, वो पढ़ाई की बात अपने दिमाग में नहीं सोच रहा है, बल्कि वो कुछ और सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, वह खेलने के बारे में सोच रहा है। यह जो बालक है यह अन्य बच्चों से डिफरेंट है, भिन्न है। दिस यंग बॉय इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज। हिज आईज लाइक द अदर्स इन हिज क्लास आर नॉट फुल ऑफ डिस्पेयर बट आर लॉस्ट इन ए वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। वह सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। एक बार फिर से सुनिए। ए स्वीट यंग बॉय सिट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, दैट मीन्स देर इज नो प्रॉपर लाइट इन द प्लेस वेयर ही इज सिटिंग। एक प्यारा सा बच्चा जो पीछे कोने में बैठा हुआ है, जहां पर धुंधला प्रकाश है, जहां पर डिम लाइट है, तो उस डिम लाइट में वो बैठा हुआ है। अर्थात मतलब इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि वहां पर उचित प्रकाश नहीं है और उसको कोई नहीं देख पा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ही इज अननोटिस्ड। द डल एंड अनइंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट डज नॉट इंटरेस्ट हिम। वह जो क्लासरूम का डल एनवायरनमेंट है, जो बढ़िया वातावरण नहीं है, उसमें वो दिलचस्पी नहीं ले रहा है। He is lost in the world of his dreams. वह अपने स्वप्नों की दुनिया में खोया हुआ है। His dreams are of the places other than his classroom. और उसका जो स्वप्न है वो एक प्रकार से जो उसका क्लासरूम है उससे हट करके है। वो अपने दिमाग में जो अपने नेत्रों में सपना देख रहा है वो काहे का सपना है? He is dreaming of his own imaginary world. वो अपनी काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ है, उसका स्वप्न देख रहा है। Where he plays like a squirrel, जहां वो गिलहरी जैसा खेलता है। माने वो जैसे स्क्वायरल होती है, गिलहरी होती है, उछल कूद करके खेलती है, ऐसे ही वो खेलने का सपना देख रहा है। उसकी आंखों में खेल का सपना है। The boy, the sweet young boy has bright eyes which seem to dream of playing outside with squirrel. वह ऐसा लग रहा है कि वो खेलना चाहता है गिलहरी के साथ, क्लासरूम के बाहर जाकर के वो खेलना चाहता है। He wants to play, he wants to enjoy and play freely like the squirrel in the garden under a tree. वह बगीचे में एक पेड़ के नीचे स्क्वायरल
माने गिलहरी के साथ खेलना चाहता है स्वतंत्रता पूर्वक। तो एक बालक ऐसा भी क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो बच्चों ये फर्स्ट स्टैंजा है और इसको आपने ध्यान से सुना, और अब इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आंसर्स आप सभी भैया अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे और उनको याद कर लेंगे।